ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों आज 16 अक्टूबर है और आज ही सरदार उधम ये फिल्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हुई है। वैसे रात को कितने बजे फिल्म रिलीज़ हुई थी मुझे पक्का तो नहीं पता, रात को मैं जल्दी सो गया था। आप सब जानते हैं कि 14 तारीख को वेनम 2 रिलीज़ हुई थी और उसे देखने के लिए मैं गुजरात गया था। काफ़ी लंबा ट्रैवल हो गया था। उसके वहाँ से आने के बाद में फिर रश्मि रॉकेट देखी। पर कल दशहरा था, दशहरे में घर में सब तैयारियाँ पूजा वगैरह, उसके कारण से कल मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाया। साथ में सनक भी रिलीज़ हुई है, वो भी देखना बाकी है। आज सुबह फिर मैंने सरदार उधम देखना शुरू किया, थोड़ी देर पहले इसे देखकर कंप्लीट किया। तो इसके तुरंत बाद जितना जल्दी हो सके रश्मि रॉकेट का भी मैं रिव्यू अपलोड करूंगा। फिर सनक भी मुझे देखनी है। तो सरदार उधम आप सभी जानते हैं कि इसके डायरेक्टर है शुजित सरकार। फिल्म में विकी कौशल मुख्य भूमिका में है और फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 42 मिनट की है। अब बिल्कुल आसान शब्दों में मेरा एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं तो फिल्म टेक्निकली एक मास्टरपीस है। एक एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्म में इसे कहूँगा। जहाँ तक बात है विजुअल्स की, मैं केवल विजुअल्स की बात कर रहा हूँ कि भाई फिल्म दिखने में कैसी है, तो भाई हाँ, उस दृष्टि से तो फिल्म बिल्कुल मास्टरपीस है। हर एक सीन आप इस फिल्म का ले लीजिए, उसे बहुत ही बारीकी से फिल्माया गया है। फिर चाहे वो कॉस्ट्यूम्स हो, मेकअप हो, सेट्स हो, लोकेशन हो, बिल्कुल उस समय में ये फिल्म हमें लेकर के जाती है। साथ में ही परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें तो विकी कौशल सहित सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस बढ़िया थे। मतलब जो उनको कहा गया था उतना उन्होंने बढ़िया तरीके से किया। अब ये सारी बातें सही थी गलत थी, फिल्म के पीछे के इमोशंस क्या है, कितना हम उन कैरेक्टर्स के साथ जुड़ पाते हैं, कितने हमारे अंदर की इमोशंस को ये फिल्म जगा पाती है, वो सारी बातें अलग हैं। पर भाई जितना उन कैरेक्टर्स को कहा गया उस दृष्टि से सभी के परफॉर्मेंसेस बढ़िया थे। और फिल्म दिखने में जहाँ तक बात है विजुअल्स की, वहाँ पर इस फिल्म को फुल मार्क्स मिलेंगे। फिल्म की एक और बात मुझे पसंद आई कि फिल्म के अंत में उन्होंने बंगाल फेमिन का उल्लेख किया है और विंस्टन चर्चिल ने किस प्रकार से 30 से 40 लाख भारतीयों की हत्या की, इसका भी फिल्म के अंत में उल्लेख किया गया है। अब संक्षेप में फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो फिल्म के फर्स्ट हाफ में सरदार उधम सिंह जी के द्वारा माइकल ओडायर का वध, ब्रिटिश अधिकारी इस केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, सरदार उधम सिंह जी पर कैसे अमानवीय अत्याचार वहाँ पर किए गए थे और उन्होंने किस प्रकार से, सरदार उधम सिंह जी ने किस प्रकार से इसकी पूरी प्लानिंग की थी, ये सारी बातें हमें लगभग फिल्म के फर्स्ट हाफ में दिखाई गई है। और उसके बाद में सेकंड हाफ में जालियांवाला बाग हत्याकांड, वो पूरा नरसंहार, वो सीन सच में बहुत हृदयद्रावक था। तो वो नरसंहार, उसके बाद में सरदार उधम सिंह जी ने वहाँ पर कैसे कई सारे लोगों की वहाँ पर कैसे उन्होंने मदद की, जहाँ पर वो जो वहाँ पर घायल थे, पीड़ित थे, ओपन जो फायरिंग के बाद में, तो वो पूरा सीन सच में बहुत हृदयद्रावक था। और उसके बाद में सरदार उधम सिंह जी को कैसे फांसी की सज़ा दी गई थी, ये सारी बातें हमें सेकंड हाफ में दिखाई गई है। इसके बाद साथ में ही ब्रिटिश अधिकारियों का भी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें दिखाया गया है और उस पॉइंट ऑफ व्यू को कहीं पर भी फिल्म में काउंटर भी नहीं किया गया। जैसे कि जिसने ऑर्डर दी थी और उस ऑर्डर को जिसने एग्जीक्यूट किया था, दोनों ही ब्रिटिश ऑफिसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर दिखाया गया है। एक अधिकारी कहता है कि बहुत बड़ी हिंसा को रोकने के लिए मैंने ये निर्णय लिया था, और इसके बाद में दूसरा अधिकारी ये कहता, दूसरा जो अधिकारी है जिसने ये एग्जीक्यूट किया था ऑर्डर, उसको तो एक प्रकार से मतलब बस ऑर्डर्स को वो फॉलो कर रहा था। और दूसरे दिन नरसंहार के बाद दूसरे दिन सुबह 6 बजे वो एक सीन में ये कहता है कि मैं रात भर में सो नहीं पाया। एक प्रकार से मन उसका काफ़ी भारी था, पश्चाताप में एक प्रकार से उसे दिखाया गया था। तो इस प्रकार से इन ब्रिटिशों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी फिल्म में दिखाया गया है। अब दोस्तों ये तो हो गई फिल्म की टेक्निकल बातें कि भाई फिल्म दिखने में कैसी है, क्या बातें दिखाई गई है, कितना बढ़िया तरीके से उन बातों को दिखाया गया है, कैमरा वर्क, परफॉर्मेंसेस, सेट्स, मेकअप, कॉस्ट्यूम वगैरह, ये सारी वो बातें हो गई। पर फिल्म कितना हमारी इमोशंस को छू पाती है, कितना हमारी भावनाओं को छू पाती है, क्या हमारे अंदर वो देशभक्ति की भावना फिल्म जगा पाती है या नहीं, इसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये फिल्म पूरी तरीके से मात खा जाती है। क्योंकि फिल्म का उद्देश्य या फिल्म का फोकस कहीं पर भी दर्शकों की भावनाओं को छूना तो था ही नहीं, ऐसा मुझे कम से कम लगा। फिल्म का ज़्यादातर जो फोकस था वो था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को ग्लोरीफाई करने पर। फिल्म के फर्स्ट हाफ में तो भाई इतनी बार मैंने कम्युनिस्ट 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 पार्टी, मार्क्सिस्ट वगैरह ये शब्द फिल्म के फर्स्ट हाफ में मैंने इतनी बार सुने कि बस कानों से खून निकलना बाकी रह गया था। और आप कल्पना करिए अगर नेताजी के ऊपर कोई फिल्म बनाता है, अब नेताजी हिटलर से मिले थे, अब इसको लेकर अगर उस फिल्म में नाजियों को ग्लोरीफाई किया जाए तो कैसे लगेगा वो, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और भाई कम्युनिस्ट तो नाजियों से 1000 गुना ज्यादा क्रूर थे।
एक एक कम्युनिस्ट डिक्टेटर ने नाजियों से कई कई गुना ज्यादा हत्याएं की है। हिटलर शर्मा जाए, हिटलर भी चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाए, इतनी भयानक तरीकों से कम्युनिस्टों ने 200 मिलियन से ज्यादा लोगों की हत्याएं की है। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को ग्लोरीफाई करना मतलब लगभग वो उन 200 मिलियन लोगों की हत्याओं को सेलिब्रेट करना है एक प्रकार से। और दोस्तों मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई डायरेक्टर किस विचारधारा को प्रमोट करना चाहते हैं, किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहते हैं, इससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उसे इस फिल्म में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहने की अपेक्षा ब्रिटिशों के कुशासन के विरुद्ध कम्युनिस्टों का रेजिस्टेंस दिखाने का जो प्रयास किया गया था ना, वो बात मुझे सही नहीं लगी। भाई कार्ल मार्क्स का जब जन्म भी नहीं हुआ था ना, उसके लगभग 1000 वर्ष पहले से ही भारतीय विदेशी आक्रांताओं के अन्याय के विरुद्ध लड़ते आ रहे थे। पिछले लगातार 1000 वर्षों से भारतीय विदेशी आक्रांताओं के अन्याय के विरुद्ध लड़ते आ रहे थे। तो अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए हमें किसी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण, गुरु गोविंद सिंह जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी ये भूमि है। हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए किसी आइडियोलॉजी की, किसी बाहरी विचारधारा की, कम्युनिस्ट विचारधारा की आवश्यकता नहीं है कि भाई कम्युनिस्ट मतलब फिल्म देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भाई भारतीयों को तो पहले कुछ अन्याय के विरुद्ध लड़ना पता ही नहीं था और फिर कम्युनिस्ट विचारधारा के कारण हम रेजिस्टेंस, रिवोल्यूशन, ये सारी बातें उसके बाद जैसे हमें पता चली हो। भाई ब्रिटिश भी तुर्की, अफगान, मुगल, पोर्तुगीज, डच, इनकी तरह ब्रिटिश भी यहाँ पर विदेशी आक्रांता बनकर ही आए थे। वो विदेशी आक्रांता ही थे। उन्होंने एक विदेशी आक्रांताओं की तरह ही यहाँ पर अत्याचार किए थे। वो कोई यहाँ के शासक नहीं थे कि भाई हम किसी कुशासन के विरुद्ध रेजिस्टेंस ला रहे हैं। वो कोई यहाँ के शासक नहीं थे। हम विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध लड़ रहे थे अपनी स्वतंत्रता के लिए। तो ये जो बार बार इसे एक कम्युनिस्टों का रेजिस्टेंस जो दिखाने का प्रयास किया गया था, वो मुझे पर्सनली सही नहीं लगा। अब दोस्तों मुझे तो ये रिव्यू शूट करने के बाद में एक बार फिर से अजय देवगन जी की द लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखनी पड़ेगी। जितना जल्दी समय मिलेगा मैं उसे एक बार फिर से देखने का प्रयास करूंगा, ताकि हमारे क्रांतिकारियों के वो जो अमर बलिदान की वो जो भावना है, देशभक्ति, देश प्रेम, राष्ट्रवाद की, राष्ट्र प्रेम की वो जो भावना है, वो उससे एक बार फिर से मन ओतप्रोत हो जाए। उसके लिए फिर से मैं द लेजेंड ऑफ भगत सिंह को एक बार अवश्य देखूंगा। बाकी मैं सरदार उधम इस फिल्म को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स, क्योंकि भाई फिल्म टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड है और उसी कारण से मैं इसे 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स दे रहा हूँ। बाकी फिल्म में कौन सी बातें मुझे सही नहीं लगी वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो आप अपने पूरे परिवार के साथ फिल्म को देख सकते हैं। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।